ईमान ने रात को एक पोस्ट लगाई और रजब को खरी खरी सुना दी। और उस पोस्ट को सुन के सब ने कहा कि वाकई ईमान अब सही करेगी। ईमान के साथ ज्यादतियां की हैं रजब भट्ट के घर वालों ने, और ये जो ईमान रजब के घर में नहीं आ रही बिल्कुल ठीक कर रही है। और सब लोगों ने ईमान की पोस्ट देख के कह दिया कि माँ जी ये सिर्फ तमाशे कर रही है। माँ जी का वो हिसाब है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब विलाग शुरू होता है तो रोना और नासें साफ करना शुरू कर देती है। हकीकत में ये जो 2 नंबर चालाक होशियार मक्कार ये चंडालनी औरत है, यानी आसमान पे टाकी कपड़ा उतार भी लाती है और उतार के वापस भी ले आती है। ये कमेंट थे जनाब जो मैंने आपको बताए। चले जी अब बात कर लेते हैं, आखिर ईमान ने कौन सी पोस्ट लगाई है। ईमान ने रात को पोस्ट लगाई है और साफ कह दिया है कि अब दादी फुफ्फो और दादी दादा और बाबा रजब मेरा कीवान क्या क्या अपना हक जताते हैं। तब क्या मर चुके थे सारे जब मेरे पेट में उनका पोता दम तोड़ रहा था? जब मैं हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी तब सारे कहाँ थे? तब किसी को नहीं पता था कि हमारा पोता ईमान के पेट में है। जब मेरी कमर में दर्द होती थी तो मैं गज़ल को कॉल की मेरे साथ हॉस्पिटल में चलो, तो सब उसने कह दिया चलो कोई नहीं, औरतों के साथ यही कुछ होता है। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की और उसको हॉस्पिटल में लेके चली, तब फुफ्फी को याद नहीं था आया कि मेरा भतीजा है। ईवान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तीसरे हॉस्पिटल में गई थी तब मेरे साथ कोई भी मेरे ईवान की फुफ्फी चाचा ताया दादी दादा कोई नहीं था। तब इनको अपने हक याद नहीं थे आए। जब मेरी शादी हुई तो हर किसी ने यही कहा मोटे नाक वाली है, छोटे कद वाली है, बड़े माथे वाली है और कार्टून शक्ल वाली है, रजब बहुत प्यारा है, ये उसके साथ सूट नहीं करती। तब मेरा दिल दुखा नहीं होगा? अगर रजब इतना ही खूबसूरत था तो अपने बेटे की मेरे साथ मंगनी क्यों की? चले मंगनी के बाद 1 साल तक निकाह भी रहा, रुखसती बाद में हुई, और रुखसती से पहले ये मुझे फारग क्यों नहीं कर दिया था इन्होंने? अगर मैं इतनी ही बुरी थी तो ये सब कुछ क्यों किया इन्होंने मेरे साथ? मेरी कमर में दर्द था, मुझे ड्रिप्स लगती थी, मुझे इंजेक्शन लगते थे, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था पेट साफ करवा लो ये बच्चा पैदा नहीं होने वाला। वक्त से पहले ही मेरा कीवान पैदा हो गया और मुझे किसी भी ससुराल वालों की तरफ से तसल्ली और दलेरी नहीं थी। तब कहाँ थी दादी दादा, कहाँ थे पुप्पो? आज हक जताते हैं अपने पोते के ऊपर। और बाप भी मेरा कीवान मेरा कीवान। और जब कीवान मर रहा था तब तो बाप पाकिस्तान से बाहर लड़कियों के साथ सो सुला रहा था और पीप ला रहा था। आज इसको हक याद आ रहे हैं मेरा बेटा, पहले इसको कहाँ था ये? ईमान ने मजीद ये भी कह दिया कि जब बेटा पैदा हुआ तब मैं मर रही थी, किसी को नहीं खबर था, किसी ने तसल्ली दलेरी नहीं दी, सब ने यही कहा ऐसे ही होता है, इस वक्त ऐसे ही होता है। और जब कीवान दुनिया में आ गया तो सबके हाथों में मोबाइल थे और विलाग बन रहे थे, और मेरा बेटा ऐसे था जैसे कि नुमाइश। हर किसी ने कहा मेरी गोदी में दो, मेरी गोदी में दो, मेरा पोता मेरा पोता। मेरा बेटा है, ये कोई टॉफी नहीं है कि मैं हर किसी को बांटती फिरूं। आज सब लोग हक जता रहे हो। जब इसकी मेडिसिन के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने आप लोगों से कहे थे, और आगे से साफ गजल ने और मेरी सास ने कह दिया था रजब ने अभी हफ्ता तो हुआ है तुम्हें पैसे दिए हुए, कहाँ लगाए हैं पैसे? बस इनको पैसों का हिसाब था, दवाइयों का नहीं फिक्र कि पोता कहीं खुदा न खासा कुछ हो ना जाए। और जब पोता मेरा दुनिया में आ गया तो हर किसी ने मेरा दिल ये कह के तोड़ा कि रजब पे है सारा कीवान, बिल्कुल भी माँ पे नहीं है। ये बेटा बहुत ही प्यारा है, ये रजब पे है। लेकिन उन लोगों से मैं कहती हूँ कि कान खोल के सुन लो, शक्ल भले रजब पे हो लेकिन बेटा ये मेरा ही है तो मेरा ही रहेगा। तुम्हारी बातों से मेरा खून बदल नहीं जाएगा। अगर मैं इतनी ही बदसूरत थी तो निकाह क्यों किया था मेरे साथ इन्होंने? तो अफसोस और दुख और सारी ज़िंदगी के लिए यही है। रजब ने तो वफा ने की और उसके घर वालों ने भी नहीं की, और गिला मुझे सिर्फ माँ जी पे ये है कि आप तो एक औरत थी, आपने भी बच्चे पैदा किए थे, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब विलाग आता है और मोबाइल के सामने आप रो रो के फप्फे कुट्टनियों की तरह तमाशे कर रही हैं। लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकती हैं लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि आपने वो सारे काम मेरे साथ कर दिए हैं। मेरी आंखों के आगे से पट्टी उतर चुकी है। मैं आपकी असलियत हकीकत को सारी दुनिया से बेहतर समझती हूँ। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो बिल्कुल मुहावरा आपके ऊपर ही सेट है। अब मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता, और कान खोल के सुन लो वो मेरा बेटा है। अगर पोता इतना ही ज़रूरी है तो आओ मुझे और कीवान को ले जाओ। मेरे बगैर तो तुम लोग कीवान को लेके जा नहीं सकते, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और उस कीवान तक जाने के लिए रास्ता मैं ही हूँ।
नाज़रीन और सामीन, बहुत मज़े की बात की है ये ईमान ने। ये घर घर की कहानी है। यकीन माने, इतना अमीर, इतनी शोहरत, इतनी दौलत होने के बावजूद भी एक आम से रवायती लोगों की तरह बिल्कुल वही टिपिकल बातें जो कि हर घर में होती हैं। लेकिन आज मुझे यकीन हुआ कि वाकई लोग क्यों रजब भट्ट को जाहल फैमिली कहते हैं। इस हद तक पहुंच चुका है, लेकिन जहालत देखें आज भी वही। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ईमान, ये सब कुछ होता है। ससुराल में ये सारे ड्रामे, ये सारे तमाशे होते हैं, और बेहतरीन ज़िंदगी वही गुजारता है जो इस समंदर में, इस दरिया को तैर के दूसरे किनारे तक पहुँच जाए। और अगर गोते खा खा के बंदा वापस चला जाए तो मंजिल कभी नहीं मिलती। कॉम्प्रोमाइज़ करो, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। देखना आहिस्ता आहिस्ता वो खुशियों वाले दिन भी आएंगे। घरों को आबाद करने के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और तुम अपनी ईगो को, अना को, ये ज़िद्दों को, ये पुरानी टिपिकल याददाश्त को ख़त्म कर दो, फिर ही घर आबाद करोगी। वरना अगर यही सब कुछ करती रही, ये नफ़रतों को, गुस्सा को दिल में ही रखोगी, तो घर आबाद कभी नहीं होंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी इस आदत को छोड़ दो, दरगुजर करना और माफ़ करना छोड़ दो। अगर तुम्हारी भी यही आदत रही तो आज ये घर आबाद नहीं हुआ, तो फिर अगला घर भी आबाद नहीं होगा। किसी दूसरे घर में